या बहुत अच्छे? बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे होने के लिए हमें बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा और बहुत अच्छा सुनना भी पड़ेगा। तो आज का काम आपका केवल सुनने का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी सैटरडे आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं, तो सिखाया जाता है जो आपकी पर्सनैलिटी में सुधार करता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोटिवेशन, प्रेरणा। मैं दीपक विश्वकर्मा आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की इस डेवलपमेंट लाने की जो क्लासेस है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी नए दिन से इसका स्वागत करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ प्रेरणा होता है। एक सीख, एक सबक, एक पाठ, एक शिक्षा, आप जिस भी तरह से इसे समझ सकते हैं। मोटिवेशन देखो, सीखता तो हर कोई, हर इंसान सीखता है कहीं ना कहीं से। कभी किताबों से सीख रहा है, कभी गुरु से, कभी माता पिता से, कभी भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से, समाज से। सीखता सभी जगह से, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख जिससे उस इंसान का पूरा जीवन बदल जाए, वो प्रेरणा होती है। उसे हम मोटिवेशन का नाम देते हैं। जो हमें किसी एक स्पेशल, एक विशेष दिशा की ओर ले जाए, एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा ज्ञान जिसको लेने के बाद हमारे अंदर या फिर हम अपना एक ड्रीम, अपना एक गोल, अपना एक एम सेट कर लें और उस पर काम करें। बाकी पढ़ाई तो सभी करते हैं। एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा पाठ, एक ऐसा लेसन या कुछ ऐसे सेंटेंस जिसके माध्यम से हम अपना एक गोल सेट करें, अपना एम सेट करें, उद्देश्य सेट करें कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्यों हमने पढ़ाई की, क्यों हम ये सब बातें सीख रहे हैं, क्यों हम रोजाना नई नई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जिस हमें ये बात समझ में आ जाए, जिस वाक्य के माध्यम से, जिस व्यक्ति के माध्यम से हमें बात समझ में आ जाए, वही हमारे प्रेरणा और प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। मोटिवेशन समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रेरणा को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं जो रियल स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सभी जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता है वो इस पृथ्वी का महान इंसान है, ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अब्दुल कलाम अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ना केवल देश को, ना केवल भारत को, ना केवल हिंदुस्तान को, बल्कि पूरे संसार को एक ऐसा आविष्कार दिया जिसकी वजह से वो मतलब कोई भी यूनिवर्स, कोई भी व्यक्ति उन पर गर्व कर सकता है और वो इस लायक है। उनके जीवन की घटना है, उन्होंने NDA का फॉर्म भरा। जो NDA हम मतलब क्लास 12 के बाद आज भी भरे जाते हैं, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, सभी जानते हैं। जिस तरह से आज का प्रोसेस है उस NDA में शामिल होने का क्या प्रोसेस है? मैडम, सबसे पहले तो यह कि हमें 12th पास होना चाहिए या फिर 11th पढ़ना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी एक एलिजिबिलिटी है सब्जेक्ट हमारे पास होनी चाहिए। उसकी क्राइटेरिया भी पास का कि कितने नंबर्स हमारे जरूरी हैं उसमें, ये सब कुछ है। फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद में फिर एक इंटरव्यू है। लेकिन अब इंटरव्यू का थोड़ा चेंज करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगा। मैंने पूछा 2-3 लोगों से, तो उन्होंने चेंज बताया कि सर वो राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जिस क्लास से होता है। और जहाँ तक मैंने अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा था, जो जाना था, उस समय एक इंटरव्यू होता था और उसी सिलेक्शन, मतलब एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के बाद में एक इंटरव्यू होता था, उसी में सिलेक्शन हो जाता था। अब्दुल कलाम जी बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। हम सभी ने इस बात को सीखा है, जाना है, कहीं ना कहीं हमारे किसी से पूर्व में पढ़ाया
हमारे टीचर्स ने वो बताया कि उनकी जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध फैमिली नहीं थी, बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली नहीं थी, अमीर लोग नहीं थे, परिवार में लोग भी ज़्यादा थे, तो परिवार का गुजर बसर ही हो पाता था बस। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कमाने के जरिया स्टार्ट कर दिया था, अखबार डालना शुरू कर दिया, कुछ और काम पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ जैसे पढ़ाई में जो उन्हें लगा कि मैं एनडी का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे मैं फिल कर सकता हूँ, मैं उसमें बैठ सकता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उन्होंने वो एनडी का एग्ज़ाम उन्होंने फिल किया, उसमें उनको बहुत अच्छी रैंक से वो पास आउट भी किया। उसके बाद जो उनका एक इंटरव्यू होना था वो होना था हरिद्वार में, ऋषिकेश उत्तराखंड में, देहरादून में उनका वो इंटरव्यू होना था। अब कंडीशन ये थी कि वो जहां रहते थे वहां से और देहरादून आने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं, इतना पैसा नहीं था कि वो किराया लगा करके अपने इंटरव्यू दे दिया जाए। मैंने जो सीखा मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि उनके घर में कोई शादी हो रही थी, उनकी सिस्टर की शादी हुई भी नहीं थी, शादी होने वाली थी और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट चल रहा था, जो शादी 5-6 महीने बाद होने वाली थी उसके लिए अरेंजमेंट चल रहा था। पहले ऐसे ही होता था कि 1-2 साल पहले से शुरुआत करते कि पैसे नहीं थे तो धीरे धीरे जोड़ना पड़ता था सब सामान को, कभी इस महीने कुछ अनाज जोड़ लिया, कुछ और सामान जोड़ लिया, कुछ दहेज में जो देना है बर्तन वगैरह जो भाव देने हैं उनको इकट्ठा कर लिया या गहने बनवा लिए, ऐसे थोड़ा इकट्ठा होता था। अब क्या तो पैसे की सबके पास मन में कि पैसा है तो जाओ एक दिन में सारा बाजार करके आ जाओ, सबको सबका भी एक दिन में हो सकता है, बस पैसा होना चाहिए, ठीक है। पहले की तरफ पैसे ज़्यादा आपकी थोड़ा सा तो वो धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने अपनी सिस्टर को ये बात बताई जिसकी शादी होने वाली थी, उन्होंने जो उनके शादी के लिए गहने बनाए जा रहे थे उन्होंने वो गहने अपने भाई मतलब अब्दुल कलाम जी को दे दिए। विश्वास ये था कलाम जी को कि मैं वहाँ जाऊँगा, इंटरव्यू में दूंगा और मैं पास हो जाऊँगा, सेलेक्ट हो जाऊँगा, मतलब मैं ज्वाइनिंग ले लूँगा, इतना विश्वास था। और इसी विश्वास के ऊपर उन्होंने वो गहने गिरवी रख दिए, वहाँ से कुछ पैसा ले लिया और वो मकसद दी, मतलब जब घर से निकले तो अपने सिस्टर को बोल करके आए थे कि होना नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर जॉब लग जाएगी और अभी तो शादी के 5-6 महीने जो भी समय बचा है इतने महीने में कमा के वापसी तुम्हारे गहने छुड़ा दूँगा, बाकी पैसा दे दूँगा, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचे देहरादून तो उनके साथ पहले घटना तो घटी कि उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें पैसे कपड़े वगैरह रखे हुए थे उनके, वो बैग चोरी हो गया। अब जैसे तैसे करके वो ऑफिसर को पहुँच गए, इंटरव्यू रूम में पहुँच गए, लेकिन वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से। अब सिलेक्शन ना होना उनकी केवल एक ये हार नहीं थी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, उनकी हार ये भी थी कि जिस उम्मीद को लेकर के मैं चला था, जो मैंने पैसा रखा था गिरवी, उसका क्या होगा, मतलब जो मैंने गहने रखे थे उन सब गहनों का क्या होगा। मैं घर जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे सबसे पहले क्या मांगेंगे, सैलरी, उस गहनों को छुड़ाने के लिए। मेरी बहन मुझसे क्या मांगेगी, वो गहने, इतना। तो हरिद्वार में ही एक स्थान है ऋषिकेश, वहाँ लक्ष्मण झूला, वहाँ राम झूला नाम के 2 पुल बने हुए हैं, उनके बीच की जो पहाड़ी है वो करीब करीब 200 फीट के आसपास तो होगी, 150-200 फीट के ऊंचाई पर है। वो वहाँ पहुँच गए अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए कि मैं इस तरह से हताश होकर के मैं घर नहीं रह सकता, घर जाऊंगा तो मुझसे सवाल होंगे, मुझसे पैसा मांगा जाएगा, मुझसे वो गहने मांगे जाएंगे, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे साथ लड़ने बैठ जाए तो हम भी बचाएंगे अपने आप को, और उस समय बचने को कोई रास्ता नहीं था, घर जा भी नहीं सकते, पैसा भी नहीं है, तो घर जाने की सोच है कि इंसान को पैसा तो होना चाहिए घर जाने के लिए, उनके पास तो खाने के पैसा नहीं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं, घर में जाएंगे। वो वहाँ टहल लेते हैं तो वहीं एक आश्रम है, वो आज भी है आश्रम, आगे से सत्यानंद जी का, सत्यानंद जी का आश्रम है। वो उस समय टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल नए उम्र का लड़का उस पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है
आवाज़ दे करके रोका, ठहरो मैं आता हूँ। वहाँ पहुँचे, से पूछा क्या बात है, उन्होंने अपनी कहानी बताई थोड़ी शॉर्ट वे में कि मैं मूवी खत्म करने आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सत्यनारायण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले खाना खाओ, मरने का विचार है तो सुबह कर लेंगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है, अपनी ज़िंदगी खत्म करने का विचार है, तो कोई बात नहीं, इस विचार को सुबह कर लेंगे, फिलहाल खाना खा लीजिए। जैसे उनको मिला करके आश्रम में लेके खाना खिलाया। खाना जब खा रहे थे, खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनी। अब्दुल कलाम ने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक परिवार है, ऐसे मैंने अपना बहन की जो मेरे आभूषण हैं, जो जेवर हैं, वो मेरे गिरवी रख करके मैं यहाँ तक आया था, छोड़े हो गया, सब जो भी कहानी थी वो सारी बता दी। तो सत्यनारायण जी ने कहा कि अब 2 लाइन है यहाँ। एक तो ये कि आप उस नौकरी के लायक नहीं थे जो आप मान के बैठ गए। इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि मैं उस नौकरी के लायक नहीं था, इस वजह से उन्होंने निकाल दिया मुझे। मतलब दोष आप अपने आप को दे रहे हो कि आप उस नौकरी के लायक नहीं हो, उस काम के लायक नहीं हो। दूसरा सेंटेंस जो सत्यनारायण जी बोलते, महाराज सत्यनारायण जी बोला उनसे, वो था कि वो नौकरी आपके लायक नहीं थी। मतलब आप इस पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, इस पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आप यहाँ आए हो। आप नौकरी नहीं आपके लायक में, आपके जो भाग्य में नौकरी है ही नहीं। आप तो कुछ बड़ा करोगे, और इतना बड़ा करोगे कि पूरी दुनिया, पूरा संसार आप पर गर्व करेगा। ये जो लाइन थी मोटिवेशन, जो मतलब ये जो उन्हें प्रेरणा मिली, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, ये तो उनसे इंटरेस्ट पूछा गया, आपका इंटरेस्ट क्या है, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो आप उस पर काम कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पर। डिफेंस में क्यों जाना चाह रहे हो? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला बंदा डिफेंस में क्यों जा रहा है? कहाँ जाना चाहिए उसे? अपने क्षेत्र में। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाओ, और उन्होंने अपने उसी काम को आगे बढ़ाया, बीच में जॉब भी की, कुछ छोटे छोटे इन्वेंशंस करते रहे और इसका करते रहे, और आखिर उन्होंने क्या दे दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरे यूनिवर्स को क्या दे दिया? मिसाइल। और सबसे पहले जो जाना जाने लगा वो मिसाइल मैन के नाम से जाना लगा। ठीक है, तो वो ने पढ़ाई तो थी उनके पास में, एजुकेशन की तो पूरे बाहर थी, एजुकेशन थी उनके पास में, लेकिन उन्हें एक जो सही राह दिखाई, जो एक रास्ता में दिखाई दिया, जो एक मंजिल दिखाई दी, वो केवल एक लाइन से, और वो लाइन जो थी वो थी मोटिवेशन। वरना सत्यनारायण जी को क्या जरूरत पड़ी थी उनके पास जा करके उनको भेजा अपना खाना खिलाने की, अपना समय बैठो जी, खाना खाओ, अपना सारा आसन दिया, उन्हें सुलाया, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जो जा रहा था चला जाता आराम से। तो हमारी लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हमें प्रेरणा देने वाला जो भी कोई है, यदि हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वाकई में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरा बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मोटिवेशन तो हमें मिलती है, बस हम ध्यान नहीं देते। यदि आज आप यहाँ सब कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं, आराम एजुकेशन के अंदर यदि आप कंप्यूटर सीखने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ भी किसी न किसी की प्रेरणा आपके पीछे है। कोई ना कोई ऐसी लाइन, कोई ना कोई ऐसा शब्द आपके इस कोर्स में छुपा हुआ है, जिसने आपको यहाँ तक भेजने के लिए उकसाया है। बिना मोटिवेशन के तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते, बिना मोटिवेशन के आप कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना कंप्यूटर सीखे, बिना कुछ ऐसा कोई क्लास ज्वाइन किए घूम रहे हैं भी आप बाहर, फिर भी कोई ना कोई प्रेरणा तो आपके पास है। अच्छा, प्रेरणा हमें मिलती कहाँ से है? प्रेरणा मिलती है सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स से, सबसे पहले हमारी फैमिली से, ठीक है, हमारे पड़ोस से, हमारे समाज से, हमारे स्कूल या कॉलेज के ग्रुप से, वहाँ के टीचर्स से, जो हमें मोटिवेशन देते रहते हैं, जो प्रेरणा देते हैं। आप देखो, यदि कोई बीएससी मेडिसिन देता है, बीएससी से पहले क्या कर रहा होता हो? पीसीएम से या पीसीबी से ट्वेल्थ करेगा, उसको प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिली जरूर होगी। भाई क्यों पढ़ने में इतना होशियार है, इतना अच्छा है, तो मैथ से कर, उसके बाद ये करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा और अच्छी जॉब पालेगा।
किसी न किसी ने तो उसको प्रेरणा दी ही होगी, बिना प्रेरणा के तो हम चल ही नहीं सकते। लेकिन हमें हमेशा अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमें हमेशा अच्छी सोच के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। और उसके लिए जरूरी है कि जब भी कभी हम ऐसी किसी क्लास में बैठे या ग्रुप में बैठे तो हम खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम हमेशा अच्छे विचार वालों के साथ बैठें, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अच्छा खाएंगे। अच्छे खाने से भी हमारे विचार में दिमाग पर पड़ता है। किसी ने कहा था जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, जैसा खाना खाया जाता है दिमागी विचार भी वैसे ही आते हैं। ठीक है, अगर सब सोचे ना कि हम तो घास खाने का करते हैं वो ज्यादा अच्छी है, मतलब शुद्ध खाना खाना होता है। आप फ्रेश खाना खाओगे, बढ़िया खाना खाओगे, पौष्टिक, तो आपके विचार जो होंगे वो सकारात्मक होंगे, अच्छे विचार होंगे। तो प्रेरणा लेने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत है वो हम खाने से शुरू कर लें या सोच से शुरू कर लें या अपने ग्रुप से शुरू कर लें। ये डिपेंड करता है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। लेकिन जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा उनके लिए मोटिवेट होना जरूरी है। और मोटिवेट होने के लिए हमारे पास किसी न किसी हमारी या तो टीचर मान लो उसको, या बोल सकते हैं मेंटर मान लो, ठीक है, आप उसे फैकल्टी कोई भी नाम दे सकते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए जो हमें समय समय पर एक सही प्रेरणा देते रहे, या जिनके पास हम जा करके उनसे सही को सीखते रहे। जैसे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी है, ऐसी स्टोरी बहुत सारी है, केवल अकेले अब्दुल कलाम जी नहीं है, ऐसे बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, मतलब केवल इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो केवल किसी बात को सुनकर के उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब्दुल कलाम जी के बारे में से पता है कि वो केवल देखने जाने वाले थे, मस्जिद कहाँ उन्होंने बनाया मिसाल में कहा, बाहर चल करके वो देश के राष्ट्रपति बने और आज वो इस पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं। क्यों बातें करें? क्योंकि वो उस लायक हैं, वो उस लायक हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। कभी उन्हें मोटिवेशन जरूरत पड़ी थी, कभी थी उनको, किसी ने मोटिवेट किया था। आज उनके कामों को, उनके द्वारा लिखी किताबों को या उनके द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को सुनकर के हम मोटिवेट होते हैं। कभी उन्हें भी जरूरत थी इस चीज की, जब उनके जीवन में ऐसा समय आया था। ऐसा कहा जाता है, जब हम बात करते हैं क्या जो सक्सेस हो जाते हैं ना, वो अपनी पता ना कहाँ से फटी पुरानी जिंदगी लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है, जो इतिहास सोचते हैं उनकी जिंदगी होती ही फटी पुरानी स्टार्टिंग में, वो जिंदगी से निकल कर आते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है उस चीज का। अभी एक नया नाम आया है राष्ट्रपति नामांकन के लिए, द्रौपदी मुर्मू, उनकी स्टोरी पढ़ो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है उससे। एक ऐसी लेडी जिसने 2 साल के अंदर अपने 2 बेटे और अपने हस्बैंड को खो दिया, मात्र 2 साल के अंदर। वो विधायक भी रही, नगर पंचायत चुनाव भी लड़ी, राज्यपाल भी रही और अब नॉमिनेट हो रही है वो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो क्या आप जो उनकी लाइफ में नहीं थे? जब राष्ट्रपति बनने के बाद वो कभी स्टोरी सुनाएंगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो सब अब सुनाते ही हैं। सुनाते नहीं है, हुआ है उनके साथ ऐसा, लेकिन उन्होंने जीना सीखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली है, कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर हैं। और इंस्पिरेशन जो है, प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो हमें लेनी होती है। आज हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने किसी भी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, किसी गोल को पूरा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप सक्सेस होंगे और आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो। कोई कुछ लोग या बहुत सारे लोग आपको देख करके इंस्पायर होंगे, आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे। मोटिवेशन का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है, जितना
किसी भी काम को करने के लिए वो काम करना जरूरी है। अध्ययन में पढ़ना है तो पढ़ने के लिए बुक्स जरूरी है, टाइम जरूरी है, बैठ के पढ़ना जरूरी है, तब पढ़ाई मानी जाती है। इस तरह से जीवन को सक्सेसफुल या एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने के लिए मोटिवेशन या बोल सकते हैं इंस्पिरेशन भी उतनी ही जरूरी है। क्लियर है? हो सकते हैं? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप, आपसे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे ऐसे सेशन में बोला है कि जो भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो फिलहाल छोड़ दें। लेकिन अब लग रहा है कि मोबाइल छोड़ोगे तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन आप इसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। यूज़ इस तरीके से कैसे हो सकता है कि जब भी कभी आप मोबाइल यूज़ करें, आप चाहे 1 घंटे यूज़ कर रहे हैं या 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं, 4 घंटे यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट अपने मोबाइल पर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी विकीपीडिया, जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, या तो विकीपीडिया खोल के पढ़ रहे हैं या 10 मिनट किसी को सुन लें यूट्यूब से, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। यदि आप बुक नहीं खरीद सकते, वैसे तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका बुक है, डार्क कॉपी, क्योंकि आज के ज़माने में सब मोबाइल पर बिजी है। मोबाइल से हैक करके आप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। लेकिन यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं और आपने बुक पसंद खा लिया कि हम मोबाइल छोड़ ही नहीं सकते, हमें 24 घंटे में 20 घंटे मोबाइल यूज़ करना ही करना है, तो उस 20 घंटे में से 20 मिनट आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस पर यूट्यूब में या तो कोई अच्छा स्पीकर को लाइक कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है, या फिर विकीपीडिया है, बहुत सारी विकीपीडिया पर बनी हुई है ब्लॉग पर, गूगल ब्लॉग पर, आप वहाँ से किसी के बारे में किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, जहाँ से आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अकाउंट देखे थे, कैसे उतार चढ़ाव देखे थे और वो किस बुलंदी पर आए। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, मेरे पास मैसेज आया कहाँ से कि अदानी ग्रुप जानते हो? अदानी ग्रुप कौन है सर? अदानी ग्रुप जानते थोड़ा बहुत इसके बारे में? कुछ भी एक वर्ड भी जानते हो, एक सेंटेंस भी जानते हो अदानी ग्रुप के बारे में? क्या है? कोई बहुत छोटे बैकग्राउंड से थे और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ ले। मतलब कौन सी फील्ड से उन्होंने काम शुरू किया था अपना? कुछ है ना, कोई जानकारी? चलो मैं बता देता हूँ। वो ये तो सही है कि वो उनका बैकग्राउंड देखो, जितने भी मैं आपको बताऊँ, जितने भी ये बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई बहुत बड़े अमीर फैमिली से नहीं थे। उनके पास धन बेशुमार नहीं थी। अगर इतनी बेशुमार धन होती कि उनके पास में धन होता, तो ये भी कहीं ना कहीं मजे कर रहे होते। इन्होंने सबने जिंदगी को बिल्कुल करीब से जिया है, बिल्कुल जमीन से जुड़कर जिया है लोगों ने। तो अदानी ग्रुप ने जो अपना परचम लहराया है, जो पूरे भारत में या पूरे संसार में जो उनका नाम है, वो कृषि विभाग से, ठीक है। उसमें जैविक खाद है, कुछ भी जो भी आप जितना भी मेटल आता है, चाहे वो बीज है, खाद है, यूरिया है, कुछ भी है, एक्सेलेट है, वो सब कुछ आता है। अभी उन्होंने क्या नाम किया, मैं भी पढ़ रहा था पहले, अभी तो मैंने उसके बारे में इसी तरह से जाना नहीं है, देखूँगा उसके बारे में कितनी सच्चाई कितना झूठ है। वैसे तो जब इतना बड़े ग्रुप की बात की जा रही है तो सब बात सच्ची हो गई। उन्होंने कहा कि वो अपने जन्मदिन पर उनकी फैमिली ने कहा कि हम अदानी जो है इस समय, जो इस समय अदानी ग्रुप के CEO हैं, उनके जन्मदिन पर 60,000 करोड़ दान करने वाले हैं साहब। 60,000 करोड़, 60,000 रुपये नहीं है, 60,000 करोड़ रुपये की संपत्ति दान करने वाले हैं। 2 दान किसको दे रहे हैं? शिक्षा को, चिकित्सा को और कानून व्यवस्था को। ये 60,000 करोड़ इन 3 विभागों के लिए दान किया जा रहा है, एजुकेशन, मेडिकल एंड कौन सी इकोनॉमिक। मैंने बोला एक तो आपका शिक्षा, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था क्या बोलेंगे? कौन इंग्लिश बताए कानून व्यवस्था की? कानून व्यवस्था पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन। आप पुलिस प्रोटेक्शन बोल रहे हैं? व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था
व्यवस्था में इसको क्या बोलते हैं? नहीं, पहला एजुकेशन, दूसरा मेडिकल और तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इन 3 के लिए वो दान किया जा रहा है। ये लोग सक्षम हैं, आज बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो इतना पैसा दान कर रहे हैं उसके बाद भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जहाँ से शुरुआत की थी, इन्होंने भी खेती के छोटे छोटे काम किए होंगे स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी होगी, तब इन्होंने अपने आप को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व किया, उसको बढ़ाने की कोशिश की। इन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा कि किसानों के पास इस चीज़ की कमी है तो ये पहुंच जाना चाहिए, तब एक सोच जो इनकी सोच बनी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशन कहाँ से मिला, मोटिवेशन किस वजह से, शायद इन्होंने खेती करते करते ही खेत से सीख लिया हो, कुछ कोई प्रेरणा इन्हें खेत से मिल गई हो, किसी फसल से मिल गई हो कि यदि मैं इसमें ऐसा कर दूँ तो इतना कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मोटिवेशन तो हमें कहीं से मिल सकता है, मोटिवेशन लेना भी चाहिए। और मोटिवेशन लेने के लिए जो आप मतलब आप कैसे ले सकते हैं उसे, या आपके लिए बेटर कैसे हो सकता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप केवल तभी ले सकते हैं जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड एकदम एक्टिव होकर के उस क्लास को अटेंड करते हैं, या उस बुक को पढ़ते हैं, या फिर किसी की बात सुनते हैं, चाहे वो ग्रुप में क्यों ना बात है। यदि आप फ्रेश माइंड एक्टिव नहीं है वो कम्प्लीटली, तो फिर आपको उस क्लास में बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। वो बुक जिसके द्वारा आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं, बुक पढ़नी आपके लिए ठीक नहीं है। वो उस ग्रुप के साथ बातचीत करनी बेकार है जिस ग्रुप के साथ बैठ करके आपको सीखना चाहते हैं। मोटिवेट होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रेडी होना पड़ेगा, और रेडी हम केवल तभी हो सकते हैं जब हम बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, एक्टिव हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है आज जो मोटिवेशन का पता है। हमारे पास एग्जाम्पल बहुत हैं, धीरे धीरे हम इसके बारे में बातें करेंगे, करते रहेंगे। नेक्स्ट सैटरडे हम मोटिवेशन की कुछ बातें करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को कि मोटिवेशन लेते समय कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें याद नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और प्रेरणा आखिरकार कहाँ तक लेनी चाहिए, किस हद तक हमें लेनी चाहिए, मोटिवेशन कहाँ तक लेनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू, थैंक यू।